अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट स्ट्रक्चर इन टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टेट। और साउथ एशियन स्टेट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो हम पाकिस्तान के पढ़ेंगे। वी ऑल नो डैट कि पाकिस्तान 1947 को जो है पाकिस्तान की बर्थ हुई थी और एक ये लॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म। और ये आइडिया अल्लामा इकबाल का था। डिफरेंट रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर्स ने कायदे आज़म को ज्वाइन किया और एक लॉन्ग स्ट्रगल के थ्रू जो है पाकिस्तान में मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को उस टाइम पे दो बहुत ज़्यादा जो सीरियस हम इसे सेटबैक कह सकते हैं। एक तो कायदे आज़म की डेथ और दूसरे सेकंड जो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के असैसिनेशन, जिनको शहीद किया गया 1951 में। अच्छा, अब इससे क्या हुआ? पाकिस्तान में लैक ऑफ लीडरशिप आ गई और पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो सका। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सके या इंटरनेशनली अपनी कोई वेटेज जो है वो कैरी कर सके। अब होता क्या है कि पाकिस्तान जो है क्योंकि एक आइडियोलॉजी भी बना था, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिक ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और ये सारी ओवरऑल जितना भी उस वक्त सिनेरियो था वो सब वजह बनी पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में। यानी कि पाकिस्तान दो हिस्सों में थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। अब पाकिस्तान एथनिकली भी डाइवर्स कंट्री है। अगर हम ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान इटसेल्फ जो है 4 सूबों में कंसिस्ट करता है। इनकी एथनिसिटी डिफरेंट है। ईस्ट पाकिस्तान वो मोस्टली बंगाली मुस्लिम थे, उनकी जुबान अलग थी, उनका कल्चर अलग था। अब पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ऑलमोस्ट 8 ईयर लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ 2.5 ईयर चला और वो पार्लियामेंट्री उसमें जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने क्योंकि इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पढ़ना है तो उसके लिए अलग जो है वो मैं आपको उसमें लेक्चर दूंगी। लेकिन जो आज का हमारा इस वीक का जो लेक्चर है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट स्ट्रक्चर के ऊपर है। अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम किस चीज़ का है, स्टेट स्ट्रक्चर क्या है, आपकी गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, ये सब ओवरऑल जो है आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपकी इलेक्शन का मैथड, आपका वोटिंग बिहेवियर, ये सब आपका जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। क्योंकि हम साउथ एशियन स्टेट को देखना है, हमारा सिलेबस बहुत लेंथी है, तो इसलिए जो है हम इसको क्विकली शॉर्टली ओवरव्यू करेंगे ताकि हम वन बाय वन जितनी भी हमारे साउथ एशियन स्टेट है उन सबकी पॉलिटिकल सिस्टम को, उनके स्टेट स्ट्रक्चर को जो है इन डिटेल स्टडी कर सके। ओके, हुआ ये कि ये स्टोरी हिस्ट्री जो है मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगी क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। जब पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको 8 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से कायदे आज़म और लियाकत अली खान के बाद लीडरशिप का बहुत ज़्यादा जो है वो लैक कर गई थी, फुकदान हो गया था और कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसको लोग जो है पॉपुलरली एक्सेप्ट करते हों। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 8 साल लगे जो सिर्फ 2.5 ईयर तक चल सके। और 2.5 ईयर तक इसलिए चल सका 2.5 ईयर इसलिए चला क्योंकि उस टाइम पर लोगों के अंदर लोग जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर रिजर्वेशंस थी। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में एक सोशल अनरेस्ट था जिसकी वजह से जनरल अयूब खान ने पहला मिलिट्री मार्शल कू पाकिस्तान पे लगाया और पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब उन्होंने जब अपना नया नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1962 में, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बेस्ड करता था। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि तमाम पावर वज़ीर आज़म और उसकी कबीना यानी कि कैबिनेट के पास होती है और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट जो है वो अपनी वर्किंग के लिए, अपने लॉ के लिए जो है वो जवाबदेह होते हैं। बट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तमाम पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं और प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होते। तो तो अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान ने जो है वो अपने आप को सेल्फ एज्यूम जो है एक प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर किया, बाकायदा इलेक्शंस भी करवाए इसके लिए। और उनके इलेक्शन के सामने जो अपोजिट थी वो मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना थी, लेकिन इलेक्शन क्योंकि हाईली रिग्ड थे और वो जो है और उसमें उन्होंने रिलीजियस कार्ड भी प्ले किया। उस वक्त मौलवी से पता लगाया कि फातिमा अली जिन्ना जो है एज अ वुमेन जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती हैं और ये 1965 के इलेक्शन जो थे वो फातिमा अली जिन्ना जो है वो हार गई।
अच्छा, अयूब खान के अगर हम एरा को स्टडी करें, इसमें हम देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है, तमाम पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई। उसके बाद 1965 में अयूब खान जो है एक जंग करता है इंडिया के साथ, जो कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान जो है जिसके लिए प्रिपेयर नहीं था। अभी न्यूली बॉर्न स्टेट है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेटर नहीं थी, जो अभी उस तरह से इतना फुली डेवलप नहीं हो सका था। और पाकिस्तान जो है फौरी तौर पे जो है वो एक जंग में कूद पड़ा, जिसका हाँ वो जंग बेशक हम जीत गए, लेकिन उससे हमारे इकोनॉमिक उस वक्त सेटअप था, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, इन दी एंड अयूब खान भी 10 साल तक हुकूमत करते हैं। 1968 को जो है उनको फोर्स किया जाता है कि वो रिज़ाइन कर दे। मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। अब होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पहले जनरल इलेक्शन होने जाते हैं 1970 में। डियर स्टूडेंट, जनरल इलेक्शन क्या होते हैं जिसमें आपके मुल्क में एट अ टाइम प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखिए 47 का स्टेट बना हुआ और पहले इलेक्शन कब हो रहे हैं, 1970 में हो रहे हैं। अब पहले ही जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले इलेक्शन होते हैं, एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में खड़े होते हैं और इधर वेस्ट पाकिस्तान में जो है जुल्फिकार अली भुट्टो खड़े होते हैं। अब इलेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं और बाय लॉ होना ये चाहिए था कि उनको गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दी जाती, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाकायदा इस चीज़ जो है इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो है हम उनको पावर हैंड ओवर नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल यहिया की भी सपोर्ट थी और उन्होंने जो पावर है वो हैंड ओवर करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इससे ये हुआ कि इंडिया एंड एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है 1971 की। एक यहाँ से आर्मी जाती है ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान के अपने रिबेलियंस जो हैं वो उस आर्मी से लड़ते हैं और पाकिस्तानी आर्मी वहाँ सरेंडर कर देती है और इस सब रिजल्ट में जो है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है। देखिए पहले जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उसी में क्या हुआ, पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए और वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के बन के जो है दुनिया के नक्शे में उभरता है और जो वेस्ट पाकिस्तान है जहाँ हम अब रह रहे हैं यहाँ पर जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो बना दी जाती है। वेल इट्स अ डार्क कॉर्नर ऑफ आवर हिस्ट्री कि हम पहले जनरल इलेक्शन में ही जो है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाने से हम लोग फेल हो गए। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड यही था कि जो इलेक्शन जीता है कि आप उसको गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दें, क्योंकि इससे पहले जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। 1970 के इलेक्शन से पहले मोस्टली पार्लियामेंटेरियन जो थे वो वेस्ट पाकिस्तानी थे, ब्यूरोक्रेट्स वेस्ट पाकिस्तानी थे। ये फर्स्ट टाइम हमने ईस्ट पाकिस्तानियों ने खुद जो है अपना इलेक्शन कंटेस्ट करके उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि यस वी आर इनफ कैपेबल और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो भी इलेक्शन में जीत सकते हैं। लेकिन स्टिल हमने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को उधर ही दफन कर दिया और उनको राइट नहीं दिया कि वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट में आए। और ये सिविल वॉर जो है वो तकरीबन 9 महीने तक चलती रही, जिसके एंड में जो है वो बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। ओके, जब हम 1971 के इंसिडेंट को याद करते हैं तो उसमें इंडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इंडिया ने फुल सपोर्ट किया बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान में अपनी आर्मी सेंड की। उससे पहले जो इंडियन टीचर्स थे उन्होंने यंग स्टूडेंट की वहाँ बहुत ज़्यादा माइंड मेकिंग की वेस्ट पाकिस्तानी आप लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके नेचुरल सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, कंपेरेटिवली आप लोग अंडर डेवलप हैं। इस सारी सिचुएशन में जो है एक सिविल वॉर होना एक बहुत नेचुरल था। और जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पावर हैंड ओवर करने से रिफ्यूज़ कर दिया और उनके साथ जो है जनरल यहिया खान की सपोर्ट थी, तो इस सिचुएशन में बांग्लादेश जो है उसका बनना जो है कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं रहा। ओके, उसके बाद हमारे यानी कि अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि जी पाकिस्तान में लीडरशिप जो है जुल्फिकार अली भुट्टो संभाल लेते हैं, जो कि पहले अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर लीडर भी हैं। वो इलेक्शन जो है उसके बाद क्या होते हैं, भुट्टो जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं जो कि इन्फोर्स होता है 10 अप्रैल 1973 को और 14 अगस्त को फुली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है भुट्टो जैसे उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो कि अयूब खान इंट्रोड्यूस की थी उससे निकाल के पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे और उन्होंने अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर वो ऑथ देते हैं, क्योंकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बेस करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें फजल अली चौधरी जो है पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के जो है रजीम में प्रेसिडेंट बनते हैं। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो क्लियर कट कहता है कि पाकिस्तान जो एक फेडरल स्टेट है जिसमें 4 सूबे हैं और एक स्ट्रॉन्ग फेडरल है। चारों सूबों, जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम सूबे खुद मुख्तारी की बात भी करते हैं, और उस टाइम पर NWF जो अब खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन उस टाइम पे हम उनको जो है NWFP कहते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, और बाय का मतलब होता है दो, यानी कि ऐसी लेजिस्लेचर बॉडी इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसके 2 हाउसेस थे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस को नेशनल असेंबली कहा गया और लोअर हाउस को सेनेट कहा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइम पे जो है ना डिफरेंट अमेंडमेंट्स की गई। 19th अमेंडमेंट जो है वो उसमें, अच्छा 19 अमेंडमेंट से पहले 18 अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अप्रैल 2010 में जो है आसिफ जरदारी ने पास किया। उसमें पाकिस्तान में प्रेसिडेंट से जो एक स्पेशल पावर थी प्रेसिडेंट के पास कि वो जब चाहे जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, वो ले लेगी, ख़त्म कर देगी, और प्रेसिडेंट से मैक्सिमम पावर्स जो लेके वो प्राइम मिनिस्टर को दे देगी। जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टडी करेंगे देन वी कम टू नो कि कैसे पाकिस्तान में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ज़ियाउल हक ने अमेंडमेंट की, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेंडमेंट की, नवाज शरीफ ने अमेंडमेंट की, और कैसे जो है पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती गई फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, और कैसे प्रेसिडेंट जो है अपनी स्पेशल पावर को यूज़ करते हुए पाकिस्तान की डिफरेंट गवर्नमेंट्स को उसने जो है ख़त्म किया। इसलिए 18 अमेंडमेंट इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक चलता आ रहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन 18 अमेंडमेंट से ये अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट से वो ले ली गई। फर्दर नेक्स्ट अब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले उसमें एग्जीक्यूटिव आता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो आपकी लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट वाज अ हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर वो इज़ अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, एग्जीक्यूटिव के हेड भी है, और वो अपनी कैबिनेट बना सकता है। कैबिनेट में उसके जो हैं तमाम वज़रा होंगे जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कैबिनेट जो एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट से मिलती है। उसके पास के ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट सेक्रेटरीज आ जाते हैं जो मिलके जो मिलके फेडरल मिनिस्टर के साथ काम करते हैं। देन प्रेसिडेंट का अहदा आ जाता है। प्रेसिडेंट जो है उसकी सिलेक्शन जो है पाकिस्तान में सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, और ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें मेंबर ऑफ सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली, यानी कि 3 जो हाउसेज हैं इसमें, यानी कि सेनेट यानी कि अपर हाउस ऑफ नेशनल असेंबली, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली प्लस प्रोविंशियल असेंबली, पाकिस्तान के 4 सूबा असेंबली, ही तीनों मिलके जो है एक स्पेसिफिक फार्मूले के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं। और प्रेसिडेंट के लिए मुसलमान होना जरूरी है, 45 से उसकी एज जो है वो लेस ना हो, क्वालिफाइड हो कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सके, उस पर कोई किसी किस्म के चार्जेस ना हो, और 5 साल के लिए मुंतखब होता है, और उसके पास अथॉरिटी है कि वो अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को और चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर सके। वो प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट चीज़ों पे एडवाइस भी कर सकता है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो ईच गवर्नमेंट है वो हैव अ गवर्नर जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट से, ठीक है। जो गवर्नर जितने भी सूबों के होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ही कुड बी री इलेक्टेड बट कुड नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसेक्टिवली जो है 2 टर्म्स से ज़्यादा अपने ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। देन प्राइम मिनिस्टर आते हैं। हम सबको पता है जी प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पाकिस्तान इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर रिजाइड विद द प्राइम मिनिस्टर विद एंड हिज कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर अपनी और अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट जो है वो आंसरेबल है नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली मीन्स के सेनेट एंड आंसरेबल पार्लियामेंट को मीन्स की नेशनल असेंबली प्लस सेनेट कलेक्टिवली भी आंसरेबल है। अपनी जितनी भी वर्किंग है, अपनी जितनी भी टास्क हैं उनसे रिलेटेड वो आवाम को भी जवाबदेह हैं। अगर हम गवर्नमेंट की नेक्स्ट बात करें तो इसमें लेजिस्लेचर आती है। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है जिसको पाकिस्तान में मुख्तलिफ नाम जो है नवाजे गए। इसमें समटाइम्स इसको मजलिस शुरा भी कहा गया, जिसका मतलब है काउंसिल ऑफ एडवाइजर, और मजलिस शुरा इसको ज़ियाउल हक के दौर में कहा गया। और इसकी 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस है, लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। और पाकिस्तान में लेजिस्लेचर को पर्टिकुलरली पार्लियामेंट कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है।
अच्छा, अब लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस में नेशनल असेंबली आ जाते हैं, जिसकी टोटल सीट जो है 342 हैं, जिसमें से 272 इलेक्टेड होती हैं फर्स्ट पास द पोस्ट बेसिस। ये पूरा अच्छा, आप में इलेक्शन में अगर आप में से किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो आप क्या होते हैं, आप अगर एज 18 ईयर है, आपका नेशनल आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप जाके जो है सिंपली वोट कास्ट कर सकते हैं। 342 में से कुछ सीट रिजर्व होती हैं, कुछ सीट्स वुमेन के लिए होती हैं, और इस तरह से जो है कुछ मिनॉरिटीज़ की सीट होती हैं। इस तरह से करके ये सीट्स जो हैं वो फुल की जाती हैं, और सीट आर एलोकेटेड टू ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। और अच्छा, और ये सीट जो हैं चारों सूबों को एलोकेट की जाती हैं अलॉन्ग विद द फाटा एंड पाटा एरियाज, और उसमें इस्लामाबाद का एरिया भी आ जाता है। और ये इसकी जो डिवीजन है सीट्स की अमंग द प्रोविंसेस, ये पॉपुलेशन की बेस पर होती है, यानी कि जिस सूबे की ज़्यादा पॉपुलेशन उसको ज़्यादा सीट दी जाएंगी। तो इस हवाले से जो पंजाब है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए पंजाब को ज़्यादा सीट्स दी जाती हैं। नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंटेरियन कहलाते हैं, 5 साल का टेन्योर होता है। वो अगर वो मर जाएं या रिज़ाइन कर जाएं तो उसके लिए जो है वो यानी कि इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। अच्छा, अगर कोई जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, उसमें जब कैबिनेट की बात करते हैं, तो कैबिनेट के मेंबर के लिए लाजमी कोई नेशनल असेंबली का ही मेंबर हो या वो सेनेट का मेंबर हो। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंडीशनल होता है। देन सेनेट आ जाता है। सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। नेशनल असेंबली में क्या है कि जी आबादी के लिहाज से, लेकिन सेनेट में क्या है जी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और इलेक्टेड करते हैं मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, अब नेशनल असेंबली को जो चेयर करता है उसको स्पीकर कहा जाता है, और अगर स्पीकर एब्सेंट हो, स्पीकर मौजूद ना हो, तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर देखते हैं। लेकिन सेनेट में जो जिसको चेयर करते हैं उनको चेयरमैन कहा जाता है, और अगर चेयरमैन अवेलेबल ना हो तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो सेनेट को चेयर करता है। इसी तरह से जो सेनेट की जो सीट्स हैं वो डिवाइड की गई हैं। टोटल 102 है, जिसमें से 2 जो है वो रिजर्व है, 100 जो है बाकी डिवाइड हो गई हैं। आपके सामने जो स्लाइड्स इसमें इन डिटेल लिखा हुआ है कि 1 टेक्नोक्रेट का होता है, 1 वुमेन होता है, 2 मेंबर्स जो हैं वो फेडरल एरिया से होते हैं, और 4 वुमेन है, 4 टेक्नोक्रेट इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ईच प्रोविंसेस। इस तरह से टोटल इसकी सीट्स को 102 को जो है ना फुलफिल किया जाता है, और उनके जो टेन्योर है वो 6 ईयर होता है। और इसकी इलेक्शन जो है उसका कोई लेना देना नेशनल असेंबली की नहीं से नहीं है। नेशनल असेंबली के फिक्स इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। सेनेट में समटाइम ये भी होता है जो मेंबर अगर पहले रिजाइन हो कर जाए तो उसकी सीट पे जो है वो कंटिन्यूसली इलेक्शन होते रहते हैं। इस तरह जो है उसमें से हाफ सेनेटर जो है वो पहले 3 साल में रिटायर हो जाते हैं। जब उनकी एज रिटायरमेंट में पहुंच जाती है तो उस सीट के लिए दोबारा इलेक्शन होते हैं, यानी कि इसके इलेक्शन का कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता नेशनल असेंबली के इलेक्शन के साथ। अगर हम पावर और अथॉरिटी की बात करें रिगार्डिंग द पासिंग द बिल, द नेशनल और सेनेट दोनों ही जो है बिल इनिशिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान में वो नेशनल जो है असेंबली भी इनिशिएट कर सकती है और सेनेट भी कर सकती है, लेकिन नेशनल असेंबली को एक अपर हैज है स्पेशली ऑन द मनी मैटर्स, यानी कि जितने भी पैसों से रिलेटेड बिल हैं, फाइनेंशियल बजट्स है, ये सब चीज़ें जो है वो नेशनल असेंबली डिस्कस की जाती हैं। और ये सारे जो बजट बिल है वो भी नेशनल असेंबली जो है वो इनिशिएट करता है, और सेनेट इनिशिएट नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें अगर हम पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टडी करें तो उसमें जो पावर और अथॉरिटी की लिस्ट है वो डिवाइड की गई है। एक बिल जो है वो रिलेटेड है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहते हैं, कैन ओरिजिनेट ईदर हाउस, यानी कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के ऊपर मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो कोई भी यानी कि नेशनल असेंबली भी सेनेट दोनों ही मिलकर जो है वो बिल पास कर सकती हैं। और बिल पास करने का सिर्फ एक ही रूल है कि आपको मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और समटाइम ये भी हो सकता है कि दोनों हाउसेज जो हैं वो बगैर किसी अमेंडमेंट के जो है बिल पास कर दें। उसके बाद क्या होगा, बिल जो है वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा उनकी कंसेंट के लिए, उनके अप्रूवल के लिए। अगर वो बिल जो है पास नहीं होता या लेट्स सपोज अगर कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है और उसको जो है किसी एक हाउस ने पास नहीं किया विद इन द 90 डेज उसके ओरिजिनेशन पर,
और ना उसको रिजेक्ट किया है। तो उसमें क्या होगा कि उस बिल के ऊपर एक जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बैठेगी जो कि प्रेसिडेंट की निगरानी में होगी, और प्रेसिडेंट जो है उसको फिर अपनी निगरानी में उस बिल को लेके चलेगा, उसको रीड करेगा। अगर वो बिल जो है वो जॉइंट मीटिंग में पास हो जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट और मेजोरिटी वोट के साथ, तो वो जो है अगेन प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट उसको जो है अप्रूव करें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को ये राइट है, ये पावर दी गई है कि वो दो से ज़्यादा सूबों के लिए भी लॉ मेकिंग कर सकता है, या प्रोविंसेस खुद भी जो है वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमारी लॉ मेकिंग करें। और अगर इन केस कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर प्रोविंशियल असम्बली में भी लॉ मेकिंग कर ली है और नेशनल असम्बली ने भी कर ली है, तो इन दैट सिचुएशन जो नेशनल असम्बली का जो लॉ है वो प्रिवेल कर जाएगा, और जो प्रोविंशियल असम्बली का लॉ है वो नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। अगेन जितने भी लॉ है पार्लियामेंट में जो आते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए। अच्छा, जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी समटाइम स्टेट में इम्पोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल वॉर की कंडीशन है, ये सिविल वॉर है, या इस तरह से कोई भी इमरजेंसी है, तो उसमें प्रेसिडेंट जो है और उस सिचुएशन में पार्लियामेंट को बुलाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो सिचुएशन में जो आपका प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है ऑन द इमरजेंसी बेसिस कि हमें ये लॉ बनाना है, ये रूल बनाना है, या मुल्क को इस सिचुएशन में लेके चलना है। अच्छा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की बात करें तो पार्लियामेंट को बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट है इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज पार्लियामेंट एंड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। और प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द कैबिनेट है, लीडर ऑफ द हाउस है और लीडर ऑफ द नेशन है। उसको हमेशा से मशवरा हासिल होता है प्रेसिडेंट का, यानी कि प्रेसिडेंट से मशावरत कर सकता है, प्रेसिडेंट के साथ मिलकर जो अपॉइंटमेंट कर सकता है। और जो प्राइम मिनिस्टर के लिए लाजमी है कि उसके पास जो है नेशनल असम्बली की मेजोरिटी हो। जब तक उसके पास नेशनल असम्बली की मेजोरिटी होगी तब तक वो अपने पावर में रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल नेशनल असम्बली एक मूवमेंट स्टार्ट करती है कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर में कोई एतमाद नहीं रहा, उसे कहते हैं वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अगर वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में ये प्रूव हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर से नेशनल असम्बली सेटिस्फाई नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट सबको ही रिजाइन करना पड़ेगा। फिर नए प्राइम मिनिस्टर की जो है वो पार्लियामेंट से या नेशनल असम्बली से सिलेक्शन होगी और फिर उसकी जो है वो कैबिनेट बनेगी। हमेशा ये रूल रहा है पाकिस्तान में, जो मेजोरिटी वोट लेके पार्टी आती है नेशनल असम्बली में, हमेशा उसी का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी से ही कैबिनेट के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। और ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। और इस स्लाइड में ये जो मैंने आपको पीछे सारा समझा दिया है कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के लिए जो है मूवमेंट स्टार्ट करा दी जाती हैं अगर, और इस सिचुएशन में अगर रेजोल्यूशन पास हो जाती तो प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट जो है वो रिमूव हो जाएगी, और ये मूवमेंट जो है वो नेशनल असम्बली के स्पीकर स्टार्ट करवाते हैं। और इस तरह जो है अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिमूव हो जाए तो फिर नए प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो सेट होता है।